Hello students, good evening. This is the third part and we are just doing the adjustment for depreciation. CFS चैप्टर के लिए डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट हैं जो हम लोग कर रहे हैं. तो डेप्रिसिएशन अ नॉर्मल वियर एंड टियर होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. जैसे जैसे टाइम पास होता है हम यूज़ करते हैं वैसे वैसे जो एसेट्स हैं वो डेप्रिशिएट करते हैं. अब बेसिकली क्या है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द फिक्स एसेट्स. हम लोग फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं. आपके पास डेप्रिसिएशन जो आएगा वो कैसे आएगा, बैलेंस शीट में भी दिया हो सकता है और एडजस्टमेंट में भी दिया हो सकता है. अब क्योंकि डेप्रिसिएशन ओरिएंटेड या रिलेटेड होता है फिक्स एसेट्स के साथ, क्योंकि डेप्रिसिएशन अपने आप में कोई अकाउंट नहीं है, डेप्रिसिएशन इज़ रिलेटेड टू द फिक्स एसेट. फिक्स एसेट्स को हम यूज़ करते हैं तो डेप्रिसिएशन लगता है. अब तो आपके पास जब भी हम डेप्रिसिएशन की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टेंजिबल एसेट्स के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे. तो अगर हम सबसे पहला केस देखें, फर्स्ट केस जिसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट है. सो बैलेंस शीट के अंदर आपको एक्सट्रैक्ट है जो रिलेवेंट है, उसमें नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स एंड उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है और नेट फिक्स एसेट्स दिया हुआ है और नो एडजस्टमेंट, हमें एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है. सो इन दैट केस आप देख सकते हैं इन द बिगनिंग 2019 हमारे पास 10 लाख के एसेट्स थे, 2 लाख की डेप्रिसिएशन लगी है और हमारे पास कितने के एसेट्स बच गए हैं, 8 लाख रुपीज़ के. सेम वे हमारे पास 12 लाख रुपीज़ के एसेट्स थे जिसमें से 3 लाख रुपीज़ की डेप्रिसिएशन लगी है और हमारे पास कितने पैसे बच गए हैं, 9 लाख रुपीज़ का वैल्यू ऑफ एसेट बच गया. एडजस्टमेंट हमारे पास है नहीं. तो सिंपल सा केस, इस केस में अगर आपको ऐसे आता है जिसमें आपके पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आपने जो ग्रॉस फिक्स एसेट है उसको सेपरेट ट्रीट कर लीजिए और जो डेप्रिसिएशन है उसको आपने सेपरेट ट्रीट करना है. जैसे फिक्स एसेट जो है 10 से 12 हो गया, फिक्स एसेट्स क्या हो गया, 10 से 12 लाख हो गया. दैट मीन्स आपने एसेट्स को क्या किया है, परचेज़ किया है. तो आपने सिंपल सा क्या करना है, आप अपने परचेज ऑफ एसेट्स को दिखाइए, आप अपने परचेज ऑफ एसेट्स को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाइए और ये जो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है 2 to 3 1 लाख रुपीज़ का डिफरेंस, 1 लाख का डिफरेंस आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में P&L बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स के बाद, यानी कि ये आपने वर्किंग नोट 1 से निकाल लिया होगा. उसके बाद आपको ऐड करने होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स. तो उस नॉन कैश आइटम में आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे. सिंपल. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल आपको क्या कहता है कि आपको इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और फिक्स एसेट्स भी दिए हुए हैं. एडजस्टमेंट अगेन नहीं है हमारे पास, ठीक है. सो ये कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज़ जस्ट द डिफरेंस ऑफ प्रेजेंटेशन. आप देख सकते हैं अगर मैं कोई लाइबिलिटीज़ की चीज़ असेट्स के साइड भेजता हूँ, जैसे हम 2 + 3 = 5 अगर लिखते हैं, तो अगर मैं 2 को इधर भेजूँ तो ये हो जाएगा 3 = 5 - 2. सेम वे आप लाइबिलिटीज़ की कोई चीज़ अगर असेट्स में भेजते हैं तो उधर माइनस में रिप्रेजेंट होगी. तो ऊपर वाली जो प्रेजेंटेशन थी लेस डेप्रिसिएशन, ये हमने यही वाली की थी कि हमने लाइबिलिटीज़ का एक एस्पेक्ट था जिसे हमने एसेट्स में दिखाया हुआ था. इन द नेक्स्ट केस हमने क्या किया कि हमने उसे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को लाइबिलिटीज़ में दिखाया. सो इन दैट केस ये सिर्फ प्रेजेंटेशन का फ़र्क है, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा. 2 से 3 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया आपने प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स के अंदर डेप्रिसिएशन को क्या कर देना है, ऐड कर देना है. ओके. नेक्स्ट केस देखते हैं. नेक्स्ट केस अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं हमें दिया हुआ है फिक्स एसेट, ठीक है. अब जैसे कि मैंने बताया था फिक्स एसेट इज द वन जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा. तो हमें बैलेंसेस भी गिवन है और हमें एडजस्टमेंट भी गिवन है. तो जिस केस में हमारे पास बैलेंसेस भी हों, एडजस्टमेंट भी हो, उस केस में हमें बनाना पड़ता है अकाउंट. एंड द सेम आपको याद रखना है, एसेट्स के बैलेंसेस आपके डेबिट होते हैं, लाइबिलिटीज़ के बैलेंसेस आपके क्रेडिट होते हैं. एंड फिक्स एसेट्स एसेट है तो बैलेंसेस डेबिट रहेंगे. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए. तो आप देखिए, आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो चार्ज करने का मतलब क्या हो गया, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ लॉस. तो डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो गया और क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है इसलिए हमने फिक्स एसेट्स को क्या किया, क्रेडिट किया. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट हो गया. अब आपको देख सकते हैं आपको बैलेंसेस जो हैं फिक्स एसेट्स के दे रखे हैं, इसलिए आपने कौन सा अकाउंट बनाना है, फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाना है. हम फिक्स एसेट का अकाउंट बनाते हैं.
तो एज एन एसेट्स के बैलेंसेस डेबिट एंड लाइबिलिटीज़ के क्रेडिट, और क्योंकि एसेट है तो बीडी आ गया 10 लाख और सीडी आ गया 12 लाख। हम देख सकते हैं जो ओपनिंग बैलेंस है बीइंग 2019 ओपनिंग बैलेंस देगा, 2020 आपको क्लोजिंग बैलेंस देगा। तो 10 लाख आपका बीडी हो जाता है और 12 लाख आपका सीडी हो जाता है। तो सिंपल थिंग, आपने बीडी सीडी पुटअप करना है। आगे उन्होंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 50,000। डेप्रिसिएशन कितने का चार्ज करना है? 50,000 का। तो डेप्रिसिएशन चार्जिंग की एंट्री क्या थी हमारे पास? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। तो टू फिक्स एसेट्स अकाउंट है तो आपने फिक्स एसेट्स के क्रेडिट पे लिखना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन ऐड किया तो आपने जैसे ही बीडी आप माइनस करते हैं आपके पास बैलेंसिंग फिगर जो आता है दैट कम टू बैंक अकाउंट। वाई टू बैंक अकाउंट? आप देख सकते हैं फिक्स एसेट्स के डेबिट में आने का सेंस क्या हो गया कि आपने कोई ना कोई एसेट क्या किया है, परचेज किया है। क्योंकि एंट्री क्या होती है? फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने क्या किया? फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रहती है। तो फिक्स एसेट्स क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है बैंक की वजह से, तो ओवर हेयर आ गया टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि आपने एक एसेट को खरीदा है। और दूसरा क्या है, हमने डेप्रिसिएशन जब चार्ज किया तो ये आ गया 50,000। अब आप अगर देखें तो बीडी और सीडी का तो एक एक इफेक्ट आ गया, वन इफेक्ट ओवर हेयर वन ओवर हेयर, तो ये तो ख़त्म हो गया, ये तो कहीं नहीं आएगा। बट हमारे पास डेप्रिसिएशन आया तो इसका सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? वही सेम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन कैश आइटम्स में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और ऐसे ही जो टू बैंक निकला है ये एक इफेक्ट हो गया। इसका सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? आप देख सकते हैं आपने फिक्स एसेट्स को परचेज़ किया है, सो इज़ अ परचेज ऑफ अ फिक्स एसेट, तो आपके पास माइनस हो जाएगा इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। टेंजिबल हम कहाँ से डील करते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डील करते हैं, तो क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हम जितना भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे डेप्रिसिएशन को हम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश आइटम्स में ही ऐड करते हैं। और अगर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर टू बैंक निकलती है डेबिट में तो वो परचेज ऑफ एसेट कहलाता है, जिसे आप लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ट्रीट करते हैं और माइनस के साथ, क्योंकि दैट विल लीड टू आउटफ्लो ऑफ कैश। आप जब भी कोई एसेट खरीदते हैं तो उससे क्या होता है? कैश आउट होता है। आइए नेक्स्ट, अब पहले कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं हम जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, फिर हम लोग एक और केस देखेंगे। सो फर्स्ट इज डेप्रिसिएशन चार्ज। पहला है डेप्रिसिएशन चार्ज। तो जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न एसेट। टू कंसर्न एसेट सेंसेस कि जिस भी एसेट की आप बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है तो इसलिए डेबिट है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न एसेट। अब जब भी आप किसी भी एसेट को बेचते हैं, जब भी आप किसी भी एसेट को बेचते हैं या आप ख़रीदते हैं, तो आप देखिए जब आप एसेट को बेचेंगे तो आपके पास पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है। जब आप एसेट को ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं, तो आपके बैंक में से पैसा जाता है तो आप बैंक को क्रेडिट करते हैं। सो एट द टाइम ऑफ सेल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एंड जब आप परचेज करते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। द नेक्स्ट इज एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थर्ड एंट्री की बात अगर हम करें, अगर आपने एसेट को बेचा तो वो दो ही कंडीशन है जिस पर वो बिकेगा, या तो वो लॉसेस में बिकेगा या फिर वो प्रॉफिट में बिकेगा। हमारे पास दो ही चीज़ें होंगी। अगर आप किसी भी एसेट को बेचते हैं तो या तो वो एसेट लॉस में बिकेगा या वो एसेट प्रॉफिट में बिकेगा। अगर वो एसेट लॉस में बिकता है तो ऑब्वियस है डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट, क्योंकि वो एसेट क्या जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, एसेट बीइंग अ रियल एसेट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपकी जो एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसर्न एसेट अकाउंट। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आपने प्रॉफिट पर बेचा है, अगर आपने प्रॉफिट पर बेचा है तो क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम होता है। तो आपका क्या एंट्री हो जाएगी? कंसर्न एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी? कंसर्न एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, अभी तक आप देखिए आपने जो देखा था हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे,
बट डेप्रिसिएशन चार्ज के अलावा भी एक और होता है जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। अब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड क्या होता है? इट्स अ सिंपल थिंग कि हम लोग चार्ज ना करके, यानी कि हर साल एसेट की वैल्यू को रिड्यूस ना करके हम उस डेप्रिसिएशन को क्या करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, एक्यूमुलेट करते रहते हैं, इसी को कहते हैं प्रोवाइड करना। और फिर जिस टाइम पे हम एसेट को बेचते हैं उस टाइम पे उस डेप्रिसिएशन को क्या कर लेते हैं, चार्ज कर देते हैं। क्या मैं कह रहा हूँ इससे देखिए, एक सिंपल सेंस क्या है कि लेट्स से सपोज बैलेंस शीट के अंदर आज मैंने एसेट लिखा है 5 लाख रुपीज़ का, मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी दिया और उसको मैंने लिखा 5 लाख रुपीज़ का। अब इस पर मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है तो मैं यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन लगाता हूँ। लेट्स से सपोज पहले साल 50,000 का। अब 50,000 इससे कम होना चाहिए था तो वैल्यू रह जानी चाहिए थी 4.5 लाख, बट मैं वैल्यू को कम नहीं करता हूँ, मैं लाइबिलिटीज़ में 50,000 लिख लेता हूँ कि भाई इतना डेप्रिसिएशन इसमें प्रोवाइड होना है। एक साल फिर ख़त्म होता है, फिर 50,000 का डेप्रिसिएशन लगता है, तो अब मैं क्या लिख लेता हूँ, 1 लाख लिख लेता हूँ। यानी कि एज एन अकाउंटेंट हैविंग अ नॉलेज, आपको पता है भाई 5 लाख का एसेट खरीदा है और उसके ऊपर 1 लाख का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया। कल अगर मान लीजिए आप इसे 2 साल बाद बेचते हैं तो अब इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, इसकी वैल्यू रह जाएगी 4 लाख। इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 4 लाख। और क्यों रह जाएगी, क्योंकि 5 लाख का इसका ओरिजिनल कॉस्ट था, बुक वैल्यू था, उसमें से आपने 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन इसमें से चार्ज कर दिया, तो अब वो वैल्यू रह गई है जितने का ये बिक सकता है। अब 4 लाख की चीज़ आपने महंगी बेची, यानी कि ज़्यादा में बेची तो प्रॉफिट हो जाएगा, 4 लाख से कम में बेची तो लॉस हो जाएगा। ओके, चलो सो अब देखिए क्या लिखा है, एन एसेट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 5 लाख, कि एसेट की वैल्यू कितनी है 5 लाख, हैविंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 3 लाख, उसके ऊपर हमने कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर रखा है, 3 लाख का। यानी कि जो एसेट 5 लाख का है वो 3 लाख रुपए डेप्रिशिएट हो चुका है, बट हम लोगों ने सिर्फ प्रोवाइड कर रखा था, चार्ज नहीं किया, यानी कि उसकी वैल्यू को कम नहीं किया हुआ है। एंड हैज़ बीन सोल्ड फॉर ₹2,50,000, और उसको हमने कितने का बेच दिया है, 2,50,000 में उसको हमने बेच दिया। तो आप एक सिंपल सी चीज़ समझिए, देखिए बुक वैल्यू और द ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, आपने बुक्स में लिख रखी है, या फिर ओरिजिनली वो कितने का आया था, वो आया था 5 लाख रुपीज़ का। आप हर साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन को क्या करते रहे, आप उसको प्रोवाइड करते रहे, चार्ज नहीं किया। बट आज क्योंकि आप उस एसेट को बेच रहे हैं तो आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। इट इज़ एज सिंपल एज, जैसे आप अपने पिगी बैंक में पैसे डालते हैं विद सम मोटिव कि भाई मैं ये एक प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, जैसे आप एक फ़ोन खरीदना चाहते हैं और आप अपने पिगी बैंक में पैसे क्या करते हैं, इकट्ठे करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। फिर क्या करते हैं, आप जिस दिन फ़ोन खरीदते हैं तो पैसे दे दिए जाते हैं और आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है। सेम यहाँ पर है, जब हम एसेट को बेचते हैं तब जितना डेप्रिसिएशन हमने प्रोवाइड कर रखा होता है वो हम क्या कर लेते हैं, चार्ज कर देते हैं, ताकि उसकी वो वैल्यू हमारे पास आ जाए जिस दिन हम उसे बेच रहे हैं। तो आपने 5 लाख रुपीज़ की वैल्यू थी, 3 लाख उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, तो आपके पास आज जो वैल्यू है 2 लाख बची। तो वैल्यू एट द डेट ऑफ सेल की अगर हम बात करें, वैल्यू एट सेल डेट, एट सेल्स डेट, वो है कितना, 2 लाख। और आप 2 लाख की चीज़ को बेच कितने में पा रहे हो, 2.5 लाख में। आप 2 लाख की चीज़ को कितने में बेच पा रहे हो, 2.5 लाख में। सो आप 2 लाख की चीज़ जब 2.5 लाख में बेचते हैं तो आपको कितने का प्रॉफिट हो जाता है, 50,000 का। तो आपको कितने का प्रॉफिट होता है, 50,000 का। तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो आप में इसमें क्या क्या एंट्रीज आएंगी अगर आप समझें तो देखिए, पहली एंट्री है कि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कितना किया, दूसरी एंट्री है आपने इसे कितने में बेचा, तीसरी एंट्री है आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एंट्री जो इस एक ही एडजस्टमेंट में होती है। तो आप देख सकते हैं, आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो यू विल राइट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, द सेम चार्जिंग एंट्री। जब आप एसेट को सेल करते हैं तो यू विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, क्योंकि पैसा बैंक में आ रहा है और एसेट हमारा जा रहा है। लास्ट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट क्रेडिट होता है, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी एसेट गया तो कंसर्न एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाता है। तो दीज आर द 3 एंट्रीज जो इसमें हमें चाहिए। और आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट केस था। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं प्रॉपर्ली। ये एक सिंपल सी सिर्फ एडजस्टमेंट थी जो आपको करना होता है इसमें। नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ इट। तो देखिए एग्जांपल आपको क्या कहना है,
प्लांट एंड मशीनरी आपको दिया हुआ है 2 लाख का ओपनिंग बैलेंस है 2019 है, और 2020 का क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख है। एसेट्स के बैलेंसेस डेबिट होते हैं, तो दिस वन इज़ द बी डी एंड दिस वन इज़ द सी डी, और ये आपका डेबिट साइड आ जाएगा और ये आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने बी डी सी डी प्रोवाइड किया, पुट किया, तो ये आपका बी डी हो गया, ये आपका सी डी हो गया, और इनका काम यहाँ पर ख़त्म होता है, आपने कहीं और इन्हें पुट नहीं करना होता। A machinery having a book value of 1 lakh having accumulated depreciation 40,000 sold for 60,000। अब आप देखिए 1 लाख की एक मशीनरी है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन 40,000 का लगा हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितने का लगना है, 40,000 का लगना है, और जिसे हमने 60,000 में बेचा है। इट्स अ सिंपल थिंग, आपने क्या करना है, बुक वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 लाख रुपीज़ दे रखी है, उस 1 लाख में से आपने सबसे पहले माइनस करना है डेप्रिसिएशन ऑफ 40,000। तो उसकी कॉस्ट कितनी रह गई है, सेल वैल्यू, यानी कि आज वैल्यू कितनी रह गई है, वैल्यू एट सेल्स, जब आप इसे बेच रहे हैं तो 60,000, और आपने उसे बेचा कितने का, 60,000 का। 60,000 की चीज़ को 60 में बेचेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। सो नाउ अब हमारे पास एंट्री किस किस की होगी, एक तो ये एंट्री होगी जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और एक एंट्री ये होगी जब आपने बैंक से प्रोसीड आएगी आपके पास। अब लॉस एंड प्रॉफिट हुआ नहीं है, इसलिए नो लॉस एंट्री नो प्रॉफिट एंट्री। तो आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो यू विल राइट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और बैंक की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा क्योंकि आ रहा है, टू मशीनरी अकाउंट, यानी कि दोनों ही चीज़ें मशीनरी के क्रेडिट में आने वाली है। तो आपने लिखा डेप्रिसिएशन ऑन द क्रेडिट साइड 40,000, बैंक लिखा 60,000, आपने टोटल अप किया, ये 4 लाख आ रहा है, और आपके पास बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ एसेट आ रहा है 2 लाख। तो आप देख सकते हैं बी डी सी डी के अलावा जितनी चीज़ें हैं उन सब के क्या आएंगे, 2 इफेक्ट्स आएंगे। तो फर्स्ट द डेप्रिसिएशन वन, सेकेंड द बैंक वन, थर्ड द बैंक वन। तो डेप्रिसिएशन क्या है, आपने चार्ज किया, इसका दूसरा इफेक्ट सेम नॉन कैश एक्सपेंसेस में जाकर ऐड हो जाएगा। बैंक जो आपने सेल प्रोसीड आई है 60,000 की, वो इनफ्लो ऑफ कैश है, इसलिए इन्वेस्टिंग में ऐड हो जाएगा। टू बैंक जो परचेज ऑफ एसेट है वो क्या है, परचेज ऑफ एसेट आपका आउटफ्लो है, इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में माइनस हो जाएगा। यानी कि जो बेच के पैसा आया और जो खरीद के पैसा गया, वो दोनों चीज़ें एसेट के ऊपर होने की वजह से इन्वेस्टिंग का पार्ट है, एंड डेप्रिसिएशन इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ओवर देयर, आप उसे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। आइए सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये एग्जांपल है जिसके अंदर आपको एसेट का अकाउंट भी दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी दिया हुआ है, और आपको इसमें एडजस्टमेंट भी दी हुई है, यानी कि एक ऐसा अकाउंट जिसमें आपके पास बैलेंसेस भी हैं प्लस आपके पास एडजस्टमेंट भी है। और बैलेंसेस एंड एडजस्टमेंट आती है तो हमें क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है। तो आप देख सकते हैं हमें क्या दिया है, अ बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपीज़ 2 लाख हैविंग डेप्रिसिएशन 40,000 हैज़ बीन सोल्ड फॉर 60,000। एक बिल्डिंग है जो 2 लाख रुपए की है, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन 40,000 का लगा है, और उसे आपने 60,000 में बेचा है। अब आप एक चीज़ समझिए, आपके पास दोनों अकाउंट हैं बैलेंसेस में, बिल्डिंग भी और डेप्रिसिएशन भी। सो बिल्डिंग इज़ आर एसेट, तो इसके बैलेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, और डेप्रिसिएशन इज़ आर लाइबिलिटी, तो इसके बैलेंसेस क्या होते हैं, क्रेडिट। इसका मतलब है जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए होंगे 2019 के, ये बिल्डिंग का है बी डी, और 2020 का जो है ये है आपका सी डी, ठीक है, और ये भी आपका है बी डी, और ये भी आपका है सी डी। बट फ़र्क क्या है, इसका बी डी डेबिट में आएगा और डेप्रिसिएशन का बी डी आपका क्रेडिट में आएगा, बीइंग अ लाइबिलिटी, एंड सी डी इसका क्रेडिट में आएगा बिल्डिंग का, और डेप्रिसिएशन का कहाँ पर आ जाएगा आपका, सी डी आपका डेबिट में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपने बिल्डिंग अकाउंट बनाया, बी डी इन द डेबिट, सी डी इन द क्रेडिट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाया, बी डी इन द क्रेडिट एंड सी डी इन द डेबिट। अब फर्स्ट एंट्री क्या कहता है, फर्स्ट एंट्री कहता है बिल्डिंग की कॉस्ट 2 लाख है, डेप्रिसिएशन 40,000 का चार्ज है और 60,000 की बेची है।
तो अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू है जी 2 लाख रुपीज़। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होना है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होना है 40,000। तो सेल डेट वैल्यू क्या हो जाएगी, सेल डेट वैल्यू वो आ गई 1,60,000। बेचा कितने का, बैंक में 60,000 का। तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉसेस में क्या हुआ, 1,60,000 के सामान को 60 में बेचोगे तो आपको 1 लाख का क्या हो जाएगा गाइस, लॉस हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपने 1,60,000 की चीज़ है 60,000 में बेची तो आपको क्या हो जाएगा, 1 लाख का लॉस हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक एंट्री डेप्रिसिएशन चार्ज करने की है, सेकेंड एंट्री हमारे पास बैंक से सामान बेचने की है, थर्ड एंट्री हमारे पास लॉस की। तो 3 एंट्रीज हो गई। तो इन तीनों एंट्रीज को अगर हम करते हैं तो फर्स्ट एंट्री आप देखिए क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। हमारे पास फर्स्ट एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। अब आप देख सकते हैं हमारे पास डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी हमने बनाया है और बिल्डिंग का अकाउंट भी हमने बनाया है। तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में लिखा बिल्डिंग अकाउंट और बिल्डिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, आपने डेप्रिसिएशन के डेबिट में लिखा बिल्डिंग अकाउंट एंड बिल्डिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,000। दो इफेक्ट हो गए। और ये क्या है, ये चार्ज है, ये क्या है, ये चार्ज है। और हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है प्रोवाइडेड। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है प्रोवाइडेड। और आप देख सकते हैं चार्ज के तो दो इफेक्ट हो गए 40-40, तो ये इसका तो हो गया काम ख़त्म। अब आपने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में क्रेडिट साइड का टोटल किया 1,90,000 आया, 1 लाख माइनस होके 90,000 इज़ कमिंग द बैलेंसिंग फिगर। ये क्या आ रही है आपकी, 90,000 इज़ द बैलेंसिंग फिगर। और डेप्रिसिएशन कहाँ पर ऐड होता है, सेम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आपने डेप्रिसिएशन को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो ये तो सेम एस्पेक्ट आ गया, इस अकाउंट का काम खत्म। अब अगर हम आते हैं बिल्डिंग अकाउंट पे, तो हमने बिल्डिंग को बेचा तो सेल प्रोसीड की वजह से क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। सो बिल्डिंग के क्रेडिट में आ जाएगा 60,000। तो हमने बैंक लिखा और 60,000 इन द क्रेडिट लिखा, एक इफेक्ट हो गया, एक बचा। इसके अलावा आपको देखिए प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, तो आपकी जो प्रॉफिट है उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सो प्रॉफिट की एंट्री हो जाएगी आपके पास बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा 1 लाख। तो बिल्डिंग के डेबिट में आ जाएगा। तो बिल्डिंग के एक मिनट, हमें प्रॉफिट हुआ है, नहीं सॉरी हमें लॉस हुआ है। सो ये प्रॉफिट की एंट्री हमने कर दी है, मेक इट लॉस। चलिए यहाँ ब्रैकेट में नहीं था इसलिए थोड़ा सा डाउट हुआ। आपको कभी भी अगर नेगेटिव फिगर दिखानी है अकाउंट्स में तो आपने ब्रैकेट्स में दिखानी है हमेशा। सो लॉस की एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। सो बिल्डिंग अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा आपके पास 1 लाख। अब आप देखिए डेप्रिसिएशन हो गया, आपके पास जो सेल प्रोसीड आई है, आपके पास जो सेल प्रोसीड आई है उसे आप क्या करेंगे, आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ले जाकर ऐड कर देंगे क्योंकि पैसा आ रहा है। 1 लाख रुपए का जो आपका लॉस हुआ, तो आपको याद होना चाहिए कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके पास एक हेडिंग आती है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो आपने लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट में इसको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। द नेक्स्ट, जब आप इसको बैलेंस करते हैं, आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है, आपके पास बैलेंसिंग फिगर निकल के आती है 3 लाख। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ परचेज ऑफ एसेट। ये आपने फिर से एसेट को क्या किया है, परचेज किया है। और परचेज का मतलब होता है आउटफ्लो। सो ड्यू टू आउटफ्लो ये क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा। सो इसको आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से माइनस कर लेना है। बैंक को आपको इनफ्लो दिखा देना है। P&L जो लॉस हुआ वो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो जाएगा, दैट विल बी फाइन टू दिस अकाउंट। ये मैक्सिमम आप समझ सकते हैं जो टफेस्ट एंट्री रहेगी आपके लिए, मतलब एक हाई लेवल की। और जिस हिसाब से मेरा पेपर आना है फॉर 5 मार्क्स, तो आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा आपको जो चेक करेंगे। सो बट स्टिल आप लोग इसको पढ़ लें। ये पार्ट 3 था फॉर द कॉन्सेप्ट
हमने सारी एडजस्टमेंट लगभग जो इम्पोर्टेंट है कवर कर ली हैं, ठीक है। सो थैंक यू, बाय गाइस।